أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। कारी सुहेल निज़ाम हमारे साथ मौजूद हैं। नहायत ही खूबसूरत तिलावत कुरान से इन्होंने बाकायदा तौर पे ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। जी पयाम रमज़ान के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज हमें थोड़ी आने में देर हो गई इस ट्रांसमिशन में, बट स्टिल हमारे पास टाइम है। और आज जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ लेकिन जो हासिल जो गुफ्तगू है वो कर सकें और उस पर बात कर सकें। आज हम ज़कात, सदका और जो कर्ज़ है इसके मसाइल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन रमज़ान मुबारक के हवाले से हम सब जानते हैं वो मुक़द्दस महीना है जिसमें इबादात के साथ साथ सखावत, इसार और दूसरों की मदद का जज्बा भी अपने मेराज पर पहुंच जाता
जाता है। और आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि ज़कात है, सदका है या कर्ज़ के जो मसाइल हैं वो उसमें इस्लाम हमें किस तरह से रहनुमाई फ़राहम करता है। ज़कात के हवाले से आपको पता है जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है, सिर्फ़ एक माली इबादत नहीं है बल्कि एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जो दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाता है और ज़रूरतमंदों की मदद का भी बेहतरीन ज़रिया बनता है। इसी तरह से सदका जो हर लम्हे के लिए बाइस बरकत भी है, मुसीबतों को टालने का भी ज़रिया है। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके साथ साथ जी हमारे साथ मरगूब हमदानी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मरगूब हमदानी साहब के लिए जी आप माइक मुझे दे दें, मैं उनको पास कर देती हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ किचन में कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ फ़ातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कनीज़ फ़ातिमा क्या बना रही हैं आज आप? आज किचन में बन रहा है बटर चिकन, मिंट मार्गरीटा एंड गाजर का हलवा। ठीक हो गया। तो आप अपना काम स्टार्ट कर चुकी हैं या करने लगी हैं? मैं ऑलमोस्ट अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। जैसे कि चिकन को मैरिनेट कर दिया है और जो गाजर के हलवे के लिए जो गाजर है उसको मैंने अच्छे से चॉप करके उसको भी मैंने पका लिया है और बस और विद इन 20 मिनट्स खाना रेडी होगा। और साथ ही साथ है हमारे साथ लाइफ बॉय, तो क्यों ना हाथ धो लिए जाए। और हाथ धोते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर नेक काम करने से पहले रमज़ान में लाइफ बॉय से हाथ धो लेने चाहिए, क्योंकि हाथ धोते हुए आप एक तो अपने अच्छाई का हाथ बनाते हैं, जर्म्स फ्री होते हैं और कम से कम 10 से 15 सेकंड आपने अपने हैंड्स को अच्छे से मल लें ताकि बिल्कुल आपके जो हैंड्स हैं वो जर्म्स फ्री हो जाएं और आपका जो खाना है वो बिल्कुल हाइजीनिक बने। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बगदादी साहब से डिस्कशन से पहले हमदानी साहब आपसे रिक्वेस्ट है। खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, जो तफरके अक़वाम के आया था मिटाने, उस दिन में अब तफरका खुद आके पड़ा है, उस दिन में अब तफरका खुद आके पड़ा है, जो दीन के हमदर्द बनी नौ बशर था, जो दीन के हमदर्द बनी नौए बशर था, अब जंगो जदल चारों तरफ इसमें बपा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, उम्मत में तेरी नेक भी है बद भी है, लेकिन उम्मत में तेरी नेक भी है बद भी है, लेकिन निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है, निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है, खासा खासान रसूल
वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ प्रोफेसर एनुल हक बगदादी साहब है। बगदादी साहब, आज का टॉपिक रमज़ान में तो खैर सदका के हवाले से, जब हम कर्ज के हवाले से बात करते हैं तो वो तो हम पूरा साल करते ही हैं, लेकिन ज़कात को लेकर एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मैं चाहूँगी इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात तो ऑलरेडी आज हम अपने प्रोग्राम की अदा कर चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा जो वक्त बच गया है उसमें इस टॉपिक को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल, और आज हमारी सोसाइटी को इस बात की ज़रूरत भी है। माल जो होता है हम हलाल तरीके से कमाते हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद वो जब जायज़ और हलाल तरीके से कमाने के बाद वो हमारी मिल्कियत में आ जाता है, उसको पाक और साफ़ करने के लिए फिर एक तरीका रखा गया। अच्छा, यहाँ एक जुमला मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँगा कि ये ज़कात को माल की मैल कहा जाता है, लेकिन इस जुमले को इसी अंदाज में नहीं लेना। उसकी वजह ये होती है कि ये उस सेंस में है कि मैंने ज़कात देनी है, मेरे पास माल है, तो मेरे लिए वो नापाक है, वो माल जो लोगों का मैंने रखा हुआ है और मैं उनको नहीं दे रहा। बिल्कुल सही। जिन्होंने लेना है उनके लिए वो नापाक नहीं है, क्योंकि बाद लोग इस सेंस में इस बात को लेते हैं कि जी ये ज़कात पे पलने वाला है, या ज़कात पे हम क्यों पलें, या ज़कात को हम क्यों लें। तो जिसका जो राइट बनता है ना, जो शरीयत ने चीज़ें बता दी हैं, तो वो उसका हक है। हक लेने के लिए कहा गया कि ले लो, तो इसके लिए रुकना नहीं चाहिए और ना ये समझना चाहिए कि ये नापाक चीज़ है। नंबर 2, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ हुकूमती जो इंतज़ामिया है वो अच्छे तरीके से मिलकर इस एक इशू को ही सिर्फ उठा लें, तो हमारे लोगों की गुर्बत ख़त्म हो सकती है। मिसाल हम ऑलरेडी दे चुके हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब आ जाते हैं कि ज़कात का तरीक़ाकार जल्दी जल्दी ताकि उन चीज़ों को ले लें। और ये महीना है, क्योंकि महीना इसलिए है कि रमज़ान टू रमज़ान ज़कात का साल होता है, यानी इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास जितना माल है उस माल के ऊपर एक साल रिपीट हो चुका हो, गुजर चुका हो, तो तब ज़कात आपके ऊपर वाजिब होती है। तो वो जो टेन्योर रखा गया है वो रमज़ान टू रमज़ान है, तो इसलिए ऑलमोस्ट लोग रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़कात अदा करते हैं। तो अब ज़कात अदा करने के लिए तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए एक निसाब होता है। निसाब में दो चीज़ें आ जाती हैं, सोना भी निसाब है, चांदी भी निसाब है। ये करेंसी थी बेसिकली जो इब्तदाई ज़माने में चल रही थी। इस पे सिर्फ मैं एक ही जुमला कहूँगा, आज के दौर में मुतफ़िका तौर पर लोग कह रहे हैं कि चांदी को बेस बनाया गया जो तकरीबन 1,79,000 रुपये बनते हैं। इतनी अमाउंट किसी की ज़ाती ज़रूरियात के अलावा, अपना घर, अपनी घर की ज़रूरियात, घर का फर्नीचर, गाड़ी वगैरह, ये सब के अलावा अगर ऐसा पैसा जिसको या किसी कारोबार में लगाया गया या इतना सोना अगर घर में मौजूद है, तो इसके ऊपर वो ज़कात की अदायगी करना होगी। वाह। इस पर सिर्फ एक जुमला मैं कह दूंगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा और ड्रॉबैक है। इस पे हमारी हुकूमतों को, हमारे उलमाए कराम को मिलकर बैठना चाहिए कि 1,79,000 रुपये अगर कोई साहिबे निसाब बन जाता है ज़कात देने के लिए, तो फिर हर बंदा जिसके पास 1,79,000 होगा तो वो ज़कात ले नहीं सकेगा। तो फिर हमारे जो लोगों के पास अरबों रुपए में ज़कात बनती है वो किसको देंगे। तो इसलिए इस निसाब को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर बहुत बड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज होती है। तो नंबर 1 के मुसलमान के ऊपर काफिर पर नहीं है। नंबर 2 के वो आकिल हो, जो मजनून होता है, पागल है, उस पर नहीं है। नंबर 2 के वो आज़ाद हो, ग़ुलाम के ऊपर ज़कात नहीं है। बालिग हो, बच्चे के ऊपर ज़कात नहीं है। तो इसी तरह निसाब का मालिक हो, गैर निसाब का अगर है उसके भाई पूरा नहीं हुआ तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह के जो निसाब का माल उसके पास मौजूद है वो उसके ऊपर कंट्रोल भी रखता हो। ऐसा है कि किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है लेकिन उसके ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं है, तो उसके ऊपर भी ज़कात उसकी नहीं होगी। इसी तरह उसके ऊपर कर्ज ना हो तो तब वो जाके ज़कात बनेगी। इसी तरह जो हजात असलिया जिनको कहा जाता है, जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ हमारी होती हैं, जिसमें हमारा खाना पीना, घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें जो हम जिक्र कर चुके हैं, गाड़ी, फर्नीचर, कपड़े, ये चीज़ें उसके सब शामिल हैं, इनसे अलावा हो। और जो माल जिसके ऊपर ज़कात लगेगी वो माल बढ़ने वाला हो। इसमें मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ। एक किसको दिया जाए, फ़ुक़रा, हम एक क्राइटेरिया भी दे चुके कि जिनके पास हजात असलिया के बाद अगर 1,79,000 रुपये उनके पास मौजूद नहीं तो उसके बाद उनको आप ज़कात दे सकते हैं। अब उसमें मिस्कीन, फ़कीर भी हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ आप अपने माँ बाप और उससे ऊपर चले जाएं, दादा दादी, नाना नानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अपनी औलाद
और फिर उनसे चले जाएं नवासे पोते, इनको ज़कात नहीं दे सकते। वाह वाह वाह। बदरजाए उला ज़कात आप अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं अगर वो ज़कात के मुस्तहिक मुस्तहिक हैं। है। डबल अजर है इसके अंदर। हुजूर ने फरमाया एक उनकी आपने ज़कात की अदायगी कर दी, दूसरा आपने सिला रहमी भी कर दी क्योंकि वो आपकी ज़्यादा ज़रूरतमंद है। ज़्यादा ख्याल इस बात का रखा जाए कि सफ़ेद पोश लोग कौन है, जो कि जो हाथ जिनका आगे नहीं जाता लेकिन है। कपड़े अच्छे पहने होते हैं, हो सकता है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने वाले ना हों। आपकी जो ज़ाती ज़रूरियात में बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, जो लोगों ने तजारत का माल है सिर्फ उसके ऊपर है। किसी का घर है, अगर 3 घर हैं उसके पास, जो किराया ले रहा है किराए के ऊपर ज़कात होगी, घर के ऊपर ज़कात नहीं होगी, बेशक वो एक्स्ट्रा है, घर के ऊपर नहीं। प्लॉट अगर लेकर रखे हुए 4 प्लॉट हैं आपके पास, कारोबार उनका आप नहीं कर रहे, तो उन प्लॉट्स के ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, प्लॉट फरोख्त करेंगे, उससे जो माल आएगा उसके ऊपर ज़कात होगी। वैसे प्लॉट पड़ा हुआ है, अगर 4 साल भी पड़ा रहा है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। ये कॉमन चीज़ है आज के दौर में जो हो रही है। इस तरह की चंद एक बुनियादी ज़रूरियात हैं तालिब इल्मों के लिए, बिलखुसूस जो इदारे हमारे चलते हैं जो इल्म दीन सिखाते हैं लोगों को, उनका ख्याल रखें। इस बात को यकीनी बनाएं ज़कात देते हुए कि आपकी ज़कात अच्छी जगह पर ख़र्च हो रही है, किसी नाजायज़ जगह पर नहीं जा रही है। गवर्नमेंट के इदारों को इसमें बेहतरी लानी चाहिए। बैंक्स के अंदर ज़कात आजकल इसके ऊपर बाकायदा डिटेक्ट हो जाती है, उसके बावजूद प्रॉपर तरीका न होने की वजह से लोग आज भी, और हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको पता है कसरत से लोग ज़कात देते हैं। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसके अंदर इसका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस पे हम ऑलरेडी बात पहले कर चुके हुए हैं। सदका हो, सब चीज़ें, इवन के कोई मकरूज़ है जिसका कर्ज रहता है, क्योंकि इसके रिलेटेड एक चैप्टर था, एक जुमला उसके लिए कि अगर किसी का कर्ज है और वो कर्ज अदा करने की पोजीशन में नहीं, आप ज़कात में उसका कर्ज अदा कर सकते हैं। सादात ऐसे, उनके लिए ज़कात जायज़ नहीं है, हराम है। लेकिन ऐसे उलमा ने कहा कि आप उनको बताए बगैर, एक बेचारे वो मर रहे हैं और आप उनका कोई नहीं कर रहे। खुमस होता था पुराने दौर के अंदर, अब वो नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए आप उनकी भी अपने ज़ाती माल में से अगर हेल्प कर सकते हैं तो सादात को अपनी सराउंडिंग में ज़रूर देखें। वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हमारा ईमान सलामत है। बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच बगदादी साहब। वक्त कम था लेकिन आपने बड़ी तफसील से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी। हमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और कारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनिया नबी। शीरीं झलक एक नूरी डलक, एक शीरीं झलक, एक नूरी डलक, तलखो तारीक है जिंदगी या नबी। दे तबस्सुम की ए नबी दे मसीहा, तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। ए नबी दे मसीहा, तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बर तरिया नबी। दे तबस्सुम की
सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है, झूठ फन्ने अजीमाज लारैब है। सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है, झूठ फन्ने अजीमाज लारैब है। एक एजाज है जहलो बेरा रवी, एक आजार है आग ही या नबी, दे तबस्सुम की या नबी। अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। या नबी अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। देख ले अपने ताइब की नगमागरी, बनती जाती है नौहा गरिया नबी। देख ले अपने ताइब की नगमागरी, बनती जाती है नौहा गरिया नबी। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। माशाल्लाह असद आफ्ताब नात ख़ां हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया आपका और आपको खुशामदीद। इसके साथ साथ जी ट्रांसमिशन पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, मोहम्मद अवैस ख़ान इनका नाम है। एक बासलाहियत किस्म के आर्टिस्ट हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर से अपनी तालीम मुकम्मल की है और इसके साथ साथ अब ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के साथ साथ म्यूरल आर्टिस्ट और लोगो डिज़ाइनिंग में भी महारत रखते हैं। इसके साथ साथ कैलीग्राफी तो करते ही हैं। इनके मुख्तलिफ आर्ट पीसेज आप इस वक्त हमारे सेट पे देख रहे हैं और ये अभी इन्होंने मुझे ब्रेक से पहले बताया भी कि ये शॉल्स भी बनाते हैं कैलीग्राफी वाली, और इस कि उन्होंने प्रेजेंट भी किया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज़ को भी ये प्रेजेंट कर चुके हैं। तो आज हम इनके इस जर्नी के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कब से कर रहे हैं ये आर्ट फॉर्म आप, जो कैलीग्राफी हो या दीगर आर्ट्स हो, कब से स्टार्ट किया आपने? बेसिकली जी जो कैलीग्राफी है जिसको इस्लामी ख़त भी कहा जाता है, और ये बेसिकली मैंने बचपन से ही स्टार्ट किया था। ओके। हमारे घर के पास ही हमारे एक उस्ताद थे, तो मैं जैसे ही स्कूल से वापस आता था तो क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के बजाय मैं उनके पास ही जाके अपना वक्त गुजारता था। तो फिर वक्त के साथ साथ ये जो है ना मेरे अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत पैदा की कि मैंने ये
इसके अंदर महारत हासिल की, तो मैं फ़र्दर भी इसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और अभी आपके मुख्तलिफ जो आर्ट पीसेस देख रहे हैं, आपकी कोई एग्जीबिशंस वगैरह भी हुई हैं? हाँ जी, मेरी एग्जीबिशन भी हुई है इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही। मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से की है, तो मैं अभी तक सर्व भी वहीं पे कर रहा हूँ। ओके। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ और मेरी एग्जीबिशंस भी हुई हैं। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कौन कौन सी कैलीग्राफी के अलावा आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, कौन कौन सी आर्ट फॉर्म्स आप कर रहे हैं इस वक्त? कैलीग्राफी के साथ साथ जो है मैं हैंड पेंटिंग भी करता हूँ, जिसके अंदर मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। जैसा कि मैंने अपने एक लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर मिस्टिसिज्म के ऊपर काम किया हुआ था, जिसके अंदर सूफीज़म का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान साइड से है। तो वहाँ जितना भी श्राइन्स हैं और वो कॉन्सेप्ट है एक सूफीज़म का, तो उसको मैंने एक म्यूरल्स के अंदर और वॉल हैंगिंग्स के अंदर मैंने उनको बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वो काम है। तो उसके अलावा फिर जो है ना मिक्स मीडिया के अंदर भी मैं काम करता हूँ। तो बस ये तो अभी आपने मुझे बताया शॉल्स के हवाले से भी, और आप पैनल्स भी करते हैं डिज़ाइन, वो भी बताएं। शॉल्स का बेसिकली ये है कि जब मैंने अपने आप को एज ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर मार्केट के अंदर दिखाना था, और साथ साथ क्योंकि मेरी बैचलर उसमें कंप्लीट हो रही थी, तो ये जो मेरा फ़न था ये शुरू से मैं करता आ रहा था। तो मेरा यहाँ पे एक चैलेंज आ गया कि मैं किस तरह कैलीग्राफी को ऑन फैब्रिक या आप वॉल हैंगिंग्स कह लें कि उनके ऊपर मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो सारा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, और वो शॉल्स फिर उसके बाद मैंने उसमें फ्लावर्स और पैटर्न्स भी ऐड किए, कुछ इस्लामिक पैटर्न्स ऐड किए, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ऐड करके, तो फिर वो मैंने एक कंपोजिशन बनाई, तो वो बहुत उसको सराहा गया। तो उसके मैंने मल्टीपल्स जो है ना उसके मैंने बनाए हुए हैं पीसेस। तो जैसा कि आपने पहले खुद ही बताया कि मैंने इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर थ्रू द हेल्प ऑफ माय इंस्टीट्यूट इसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है अपने काम को। ज़बरदस्त। आप अभी कुछ बनाने भी वाले हैं कैलीग्राफी? हाँ जी, ज़रूर। हम लाइव कैलीग्राफी भी चलें, बेहतरीन। आप करें लाइव कैलीग्राफी, मीनवाइल साथ साथ कैमरा तो दिखाता रहेगा। हम ज़रा कनीज़ फातिमा की तरफ भी चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि उनके किचन में बहुत हलचल सी नज़र आ रही है। क्या हो रहा है कनीज़ फातिमा, ये बताएं। किचन में ये हो रहा है कि जो सबरोसो के चिक एंड चीज़ पराठा हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और खाने में बटर चिकन भी रेडी है, साथ में चिकन चीज़ पराठे के हमने साथ इसको सर्व किया है। मिड मार्गरीटा भी रेडी है, और साथ ही साथ हमने क्रिस्पी पॉपर्स फ्राई किए हैं एज अ स्टार्टर सबरोसो का। और जो हमारा डिज़र्ट है वो है गाजर का हलवा। क्या बात वो है? भी बस मैंने खोया डाल दिया, विद इन 2 मिनट्स उसकी भी प्लेटिंग हो जाएगी। और अगर अब इन सब की रेसिपी की बात की जाए तो वो ये है बटर चिकन की। सबसे पहले अगर बात की जाए तो उसमें आपने ये करना है कि बोनलेस चिकन लेना है, जो कि बोनलेस चिकन हमने सबरोसो का लिया है, बहुत ही हाई क्वालिटी और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो उसकी आपने मैरिनेशन इस तरह से करनी है, उसमें पेपरिका पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक और नींबू डाल के और साथ दही में आपने इसको अच्छे से मैरिनेट कर देना है 20 to 25 मिनट्स के लिए। दूसरी तरफ आपने इसकी एक ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी में जाएगी प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर और ज़ीरा। इसको आपने अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए जाएंगे, नमक, काली मिर्च और हरा धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च। और जब ये ग्रेवी बिल्कुल पक जाएगी और जो आपके प्याज और टमाटर टेंडर हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसको 1 से 2 मिनट ठंडा होने के लिए रखने देना है। और ठंडा होने के रखने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है कि उसकी जो ग्रेवी है ना वो काफ़ी स्मूथ टेक्सचर में आए, कुछ भी मतलब कि इस तरह से ना आए कि लगे मुंह में प्याज या टमाटर आ रहा हो। ठीक है, उसको आपने अच्छे से कर लेना। और जो आपकी मैरिनेटेड चिकन है उसका आपने ये करना है कि उसको आपने ऑयल में डाल के फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जब वो अच्छे से पक जाए, पकने के बाद आपने अपनी उसमें ग्रेवी ऐड कर देनी है। जब ग्रेवी और चिकन पकने लग जाएंगे, थिक हो जाएंगे, उसके अंदर आपने दूध ऐड करना है। दूध को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद उसके अंदर लास्ट में क्रीम जाएगी, और क्रीम डाल के आपने क्रीम बिल्कुल लास्ट में डालनी है, पहले नहीं डालनी। क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो जो क्रीम है वो बिल्कुल फट सी जाएगी। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा बटर चिकन। और अगर गाजर के हलवे की बात की जाए, उसमें यह है कि आपने गाजर को अच्छे से चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद पैन में रखना है। पैन में आपने इलायची पाउडर, जायफल पाउडर रखना है, और उसका गाजर का पानी अच्छे से आपने ड्राई करना है। जब तक वो ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक आपने उसको पकाते जाना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा उस पॉइंट पर आपने घी ऐड करना है। घी ऐड करके उसकी भुनाई करनी है। दूध जाएगा। दूध के बाद जब वो उसका दूध ड्राई होने लग जाएगा
तो वो बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाएगा। देन ठीक आपने है। लास्ट में खोया और ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। ज़बरदस्त, क्विकली बता दिया, थैंक यू वेरी मच। और ये फाइनल प्रेजेंटेशन आप कैमरे की तरफ कर दें। मीनवाइल अवैस ने भी कैलीग्राफी कर ली है कंप्लीट, और रहमान लिखा है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, और हमारी ट्रांसमिशन दिखाई प्लीज़ कैमरे में। ट्रांसमिशन का ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।